हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 6 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग मेरे ख्याल से 8th में भी पढ़े होंगे, 9th में पढ़ ही रहे हैं, 10th में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 11th में भी पड़ेगी, 12th में भी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है बेसिक है। और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को यदि हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कहने का मतलब हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा लाइन्स एंड एंगल्स का। चैप्टर 6 क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। तो उसमें हमारे जो एक आप भी सोचेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में, तो आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चन अपने आप ही मन में आए, जनरेट होगा। उस लॉजिकल क्वेश्चन को हमें आंसर करना है ताकि आपका फंडामेंटल प्योर रहे, क्लियर रहे और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो लाइन्स एंड एंगल्स से ही हम लोग को समझ में आता है कि व्हाट इज लाइन्स। पहला क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है, व्हाट इज लाइन्स। तो हमने पढ़ लिया है किसमें, यूक्लिड्स के एक्जियम में, कि लाइन्स क्या होता है। क्या होता है लाइन्स? कि इफ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स देन इट बिकम्स लाइन्स। यदि हम किसी भी दो बिंदु को मिला दें तो ये लाइन होता है। एंड लाइन हैज नाइदर ब्रेड्थ, इसके पास में कोई भी ब्रेड्थ नहीं होता है, यानी कि चौड़ाई इसकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है चौड़ाई? क्यों नहीं होती है चौड़ाई, मन में सोचें कभी। क्योंकि हमने इसी जो यूक्लिड्स ने क्या बताया था हमें, कि डॉट्स जो होता है, यानी कि पॉइंट या बिंदु जो होता है, इट डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, इसीलिए इसमें ब्रेड्थ नहीं होता है। और लाइंस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स और सेट ऑफ डॉट्स या कलेक्शन ऑफ डॉट्स, इसीलिए। ठीक, तो व्हाट इज लाइंस? लाइन इज ए by joining two points whatever we get that is line, or set of points or collection of points that is line। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, टॉपिक ही बता रहे, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? दो लाइन, यदि हम किसी भी एक पॉइंट से, ओरिजिनेटिंग पॉइंट मान लेते हैं, हम ये ले लिए, यहां से हम कोई भी दो लाइन ऐसे खींच दे जो कि इस पॉइंट से ही निकल रही हो, तो ये जो दो लाइन के बीच का पार्ट होगा दैट विल बिकम एंगल। ठीक, ये क्या हो जाएगा? एंगल। सपोज दैट ये हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है O, इसको हमने नाम दे दिया A और ये हो गया B। तो ये AOB या BOA जहां पर कि हमारा एंगल बनेगा, वो पॉइंट हमेशा सेंटर में आएगा। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा कि जिस भी पॉइंट पे, यानी कि ये जो पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट, जिसको कि हम बोलते हैं आदि, जहां से शुरू होता है और अंत खत्म, तो आदि पॉइंट ये हो गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये हो गया। इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स। डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइंग टू लाइन्स। अब हम लाइन्स को कितने तरीके में खींच सकते हैं? आप बोलेंगे हम आड़ा खींच सकते हैं, तिरछा खींच सकते हैं, सीधा खींच सकते हैं। ठीक है, आपकी मैं सारी बातों से सहमत हूं कि आप लाइंस को आड़ा, तिरछा, सीधा कैसे भी खींच सकते हैं। लेकिन यदि आप हकीकत में देखेंगे तो दो लाइंस को खींचने के केवल और केवल दो ही तरीके हैं। आप बोलेंगे कि या तो सर जो है हमको गुमराह कर रहे हैं या गलत चीज बोले। नहीं, सही में दो लाइन को खींचने के केवल और केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि या तो हम दो लाइन को ऐसे ऐसे खींच देंगे तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काट देगा। और दूसरा तरीका क्या है कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल रहेगा, जो कि आपस में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, यही और यही केवल दो वेज हैं दो लाइंस को खींचने के। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अभी हमने देखा कि एक एंगल कैसे खींचते हैं, तो हमने एक वर्टेक्स पॉइंट ले लिया, एक आर्म हम इसका इधर खींच दिए, एक आर्म हम इधर खींच दिए, इसको O मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो ये AOB जो हुआ, ये हमारा
एंगल हो गया। तो इसके अंदर में जो भी चीज है दैट विल बी इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी कि इसके अंदर का पार्ट, इसके अंदर के एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर में जितने जितने भी डॉट्स या जो कुछ भी रहेंगे वो दैट विल बी इंटीरियर ऑफ दैट एंगल। सेम वे में एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, तो सेम वे हम ऐसे खींच लिए एंगल्स को, ओ दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिए, ये एंगल ए ओ बी या बी ओ ए हो गया, तो ये हो गया हमारा इंटीरियर पार्ट। तो रेस्ट जो पार्ट हो गया ये दैट विल बी एक्सटीरियर पार्ट। ठीक, अब आ गया मेजर ऑफ एन एंगल। हम एंगल को मेजर कैसे करेंगे या मेजर कैसे करते हैं, तो एंगल जो होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, राइट हैंड डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, लेकिन हम एंगल को हमेशा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मापते हैं। ठीक है, ये हमारा शुरू से ही ऐसा ही पोजीशन चला आ रहा है। तो ये हो गया एंगल। तो मेजर ऑफ एन एंगल में क्या आता है, मेजर ऑफ एन एंगल में इसके 3 पार्ट आते हैं। क्या? पहला पार्ट आता है डिग्री, दूसरा पार्ट आता है मिनट, और तीसरा पार्ट आता है सेकंड। तो हम कभी भी बोलते हैं ना कि 45 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 360 डिग्री होता है वो क्या हो जाता है, एक सर्कल। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट से एक रेडियस लिया और इसको पूरा घुमा दिया, इट बिकेम्स द सर्कल, और ये हो गया 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को, यदि इस सर्कल को हम 360 पार्ट में ऐसे 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 डिवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम ये 1 मिनट। क्या हो जाएगा, ये हर एक पार्ट जो रहेगा दैट विल बी 1 मिनट। ठीक, और 1 मिनट को जब हम 60 भाग में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 डिग्री को जब हम 60 भाग में, ये तो हो गया डिग्री, 360 वाला जो हो गया ये क्या हो गया, डिग्री। जब हम 360 डिग्री को एक एक भाग में 360 बार डिवाइड करें, 360 डिग्री को हमने एक एक डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, और जब हम 1 डिग्री को 60 भाग में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा, 1 डिग्री को 60 भाग में कन्वर्ट करने पे 60वां भाग क्या हो जाएगा, 1 मिनट। इसी तरीके से 1 मिनट को भी हम 60 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1/60 ऑफ मिनट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, तो अब आप बोलेंगे तो सर घड़ी हो गया। हाँ, घड़ी की तरह ही है, बस इसमें आवर के बदले में हमने क्या ले लिया है, डिग्री, उसके बाद मिनट और सेकेंड। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने एंगल ले लिया। ठीक है, अब उसमें आता है एक्यूट एंगल। पहला आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, यदि हम एक रेफरेंस ले लें ऐसे करके, ए ओ बी डी ई, इसको हमने ये यदि हमारा सर्कल हो गया तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो यदि हम रेफरेंस ले लिए तो ये क्या हो गया, हम इसको 360 डिग्री को 4 भाग में बांट दिए, यानी कि 90 डिग्री ईच कर दिए। ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल वो एंगल होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री दैट विल बी एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन हो गया एक्यूट एंगल का। सेम वे में राइट एंगल क्या होगा, द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, द एंगल विच इज of 90 degree या which measures 90 degree, or we can say 2 lines perpendicular on each other will make it 90 degree and that will be right angle. तीसरा क्या है, obtuse angle, the angle which measures more than 90 degree। जैसे यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे जिसको नाम दे देंगे x, तो ये AOX जो एंगल होगा that will be more than 90 डिग्री, क्योंकि ये D के बाद है,
तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आ गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या, ये जो लाइन लिया हमने AOB, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे भी एंगल बन रहा है ऐसे करके। तो ये क्या, कौन सा एंगल बना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। तो द एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, हमने एक एंगल ऐसे बना लिया OAB, ये रिफ्लेक्स एंगल AOB हो गया। अब AOB इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ एंगल, और बाकी का जो पूरा एंगल ऐसे रहेगा दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल विल बी ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। यहां पे हम देख लिए कि इंटीरियर पार्ट के अलावे जो एक्सटीरियर पार्ट का एंगल है दैट विल बी ऑलवेज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी कि छोटा एंगल हमेशा जो रहेगा वो रहेगा नॉर्मल एंगल, और बड़ा एंगल जो होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि इसको हमेशा मोर देन 180 डिग्री होना है, ये याद रखना है। कंडीशन क्या है इसका, कि इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, विच एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, नेक्स्ट आता है होल एंगल। एंगल को हम कितने डिग्री तक नापते हैं, जनरली देखते तो बहुत हैं, लेकिन हम एंगल को लिए हैं 360 डिग्री के इस पे स्टैंडर्ड पे। तो ये जो 360 डिग्री का स्टैंडर्ड है ये इसको पूरा कर देता है, यानी कि एक सर्कल जब अपने आप में एक बार घूम करके फिर से ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे आ जाता है तो वो पूरा हो गया उसका साइकिल। तो वो साइकिल जहां पूरा होता है दैट बिकम्स होल। तो दैट इज यानी कि पूरा, होल मतलब गड्ढा नहीं समझना है, ठीक है, पूरा। तो पूरा कब होगा, जब ये अपने आप को 360 डिग्री घुमा लेगा। तो इसीलिए होल एंगल इज क्या, द एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री दैट इज होल एंगल। इक्वल एंगल, वही दो एंगल जो आपस में समान होंगे दैट विल बी इक्वल एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। अब मान लिए कि हम ये ले लिए 90 डिग्री, ठीक है, इसमें दो एक एंगल हमने ऐसे खींच दिया, इट इज 50 डिग्री 30 डिग्री, और बाकी क्या बच गया 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि हमने एक एंगल ये ले लिया OAB, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो इसका कंप्लीमेंट्री बनाने के लिए क्या होगा कि 30 में हम उतना एंगल ऐड करें जिससे कि 90 डिग्री हो जाए, यानी कि अपने आप में एक पूरक हो जाए, वो एंगल जिससे कि कोई सा भी एंगल का मेजर 90 डिग्री हो जाए दैट विल बी कंप्लीमेंट्री एंगल। सपोज दैट हमारे पास एक एंगल 20 डिग्री का है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा 70 डिग्री। या दूसरा तरीके से समझ, दूसरा एंगल यदि 70 डिग्री का है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 डिग्री। कैसे बनेगा, जब हम उसमें 20 डिग्री ऐड करेंगे, यानी कि यदि 70 डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री, यदि कोई एंगल 30 डिग्री तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री। ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज टेकन विद द मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस। सेम वे में सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे हम अभी कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए देखे इसमें 90 डिग्री स्टैंडर्ड लेते थे, सप्लीमेंट्री एंगल में हम क्या लेंगे 180 डिग्री स्टैंडर्ड। सपोज दैट हमारा 50 डिग्री है कोई भी एंगल, तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री कब पूरा होगा उसमें, तो 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री एंगल जो होगा वो हो जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। मान लेते हैं कि हम ये एक एंगल खींच दिए, एंगल OAB, सपोज दैट इसका एंगल है 60 डिग्री, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, वो लाइन जो इसको इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दे। यानी कि यदि 60 डिग्री था, यदि हम इसको 30 डिग्री और इसको 30 डिग्री बांट दिए इस एंगल की मदद से, इस लाइन की मदद से, इस ये मदद से, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन जो हो जाएगा इसका क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB। ठीक, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, वही बताए कि मान लेते हैं हम एक लाइन ऐसे खींच दिए,
इसके ऊपर में एक रे ऐसे खींच दिए। अब इन दोनों का यदि जोड़, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो ये लीनियर पेयर एंगल आपस में कहलाएगा। ठीक है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? उसमें क्या होता है कि वर्टेक्स सेम होता है। सपोज दैट हम ये वर्टेक्स ले लिए, एक लाइन ले लिए, इधर एक लाइन ले लिए, इधर इसको हम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, और बीच में एक कॉमन लाइन खींच दिए सी। ठीक है। ये कॉमन लाइन के ऑपोजिट में सेम वर्टेक्स से यदि दो आर्म और है, यानी कि कॉमन लाइन के दोनों ऑपोजिट साइड में, एक इस साइड में दूसरा इस साइड में, और सेम वर्टेक्स पे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? AOC एंड एंगल COB विल बी द एडजेसेंट एंगल ऑफ ईच अदर। अभी हमने वर्टेक्स ऑफ एन एंगल बता ही दिया कि एंगल पॉइंट O विल बी वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। आर्म ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल के जो दो रे होते हैं, जैसे सपोज दैट हमने ये एंगल खींच दिया OAB, तो ये जो रे हुआ OA एंड OB, दैट विल बी द आर्म ऑफ दैट एंगल। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? हमने अभी बोला, क्या बोला था कि ए लाइन कैन बी ड्रॉन विथ टू मेथड, आइदर इट विल बी पैरेलल और इट विल बी इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। तो मान लेते हैं कि हम एक लाइन ऐसे खींच दिए, दूसरा लाइन ऐसे खींच दिए। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये सपोज दैट इसको AB मान ले लेते हैं, इसको CD मान लेते हैं, तो ये कहाँ पे वर्टिकली मीट किए, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया आपस में? मान लेते हैं इस पॉइंट को हम O। तो ये जो पॉइंट O पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे चार एंगल बना। एक नंबर 1 एंगल, ये नंबर 2 एंगल, ये नंबर 3 एंगल, और ये नंबर 4 एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट, यानी कि देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहलाता है कि सामने, आमने सामने वाला एंगल। तो ये आमने सामने वाला एंगल हमेशा सेम होता है। ठीक है। ये हम आगे प्रूव करेंगे। ये मेरे आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये लाइन्स एंड एंगल्स का, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसका एकदम सही ज्ञान आपका फंडामेंटल आगे भी क्लियर करेगा, और इससे आप आगे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि लॉजिकली ये बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।